नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी में से एक ओथेलो प्ले लेकर आई हूँ। यह कहानी एक बहादुर जनरल की है जिसे दुश्मन ने नहीं, उसके अपने शक ने मार डाला। शेक्सपियर की सबसे खतरनाक और इमोशनल ट्रेजेडी। उसने अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया, लेकिन उसने अपने दोस्त पर ज़्यादा भरोसा किया और इसी भरोसे ने उसे बना दिया एक मर्डरर। तो आज हम पढ़ेंगे ओथेलो, जेलेसी की वो कहानी जिसने एक हीरो को विलेन बना दिया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा प्ले है ओथेलो, जिसे विलियम शेक्सपियर ने 1603 से 1604 के आसपास लिखा। यह एक प्ले है और इसका जॉनरा ट्रेजेडी है। इसका ओरिजिनल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। इस टाइटल में ही पूरी ड्रामेटिक टेंशन छिपी हुई है। मूर शब्द ओथेलो की एथनिसिटी यानी जातीय पहचान को दर्शाता है। वह एक डार्क स्किन्ड आउटसाइडर है जो प्रीडोमिनेंटली वाइट वेनेटियन सोसाइटी में रहता है। यहाँ से थीम ऑफ रेसिज्म यानी नस्ल भेद और अदरनेस यानी अलगावपन शुरू होता है। वेनिस एक सिविलाइज्ड और पॉलिटिकल वर्ल्ड का सिंबल है, इसलिए टाइटल में एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है, एक आउटसाइडर मूर और एक रिस्पेक्टेड जनरल इन वेनिस। यहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर ट्रेजेडी का आधार बनता है। जब टाइटल छोटा होकर सिर्फ ओथेलो रह जाता है तो फोकस पूरी तरह ट्रेजिक हीरो पर आ जाता है। एरिस्टोटल के अनुसार एक ट्रेजिक हीरो के पास एक हमार्शिया यानी ट्रेजिक फ्लॉ होती है। ओथेलो की हमार्शिया है उसकी जेलेसी और इयागो पर एक्सेसिव ट्रस्ट। इयागो की मैनिपुलेशन और ओथेलो की इंटरनल इनसिक्योरिटी मिलकर उसे इमोशनल इनस्टेबिलिटी की ओर ले जाती है। लव से सस्पिशन और सस्पिशन से डिस्ट्रक्शन, यही उसकी ट्रेजिक जर्नी है। इस प्रकार यह प्ले थीम्स ऑफ जेलेसी, रेसिज्म, आइडेंटिटी, बिट्रेयल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को डीपली एक्सप्लोर करती है। इसका सोर्स है सिंथियोस हिकैटोमिथी। शेक्सपियर ने कहानी ली है हिकैटोमिथी से, जिसे जियोवेनी बैटिस्टा गिराल्डी यानी सिंथियो ने लिखा था। ओरिजिनल स्टोरी में कैरेक्टर्स के नाम नहीं थे और वाइफ की हत्या इंसाइन करता है, लेकिन शेक्सपियर ने कैरेक्टर्स को पर्सनल आइडेंटिटी दी, ओथेलो और इयागो, और हत्या खुद ओथेलो से करवाई। इस चेंज से ओथेलो की ट्रेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट अधिक इंटेंस हुई। इसका अर्ली परफॉर्मेंस सबसे पहले 1604 में प्ले परफॉर्म हुआ। टाइटल था द मूर ऑफ वेनिस। 1660 में मार्गरेट हक्स पहली महिला बनी जिन्होंने इंग्लिश स्टेज पर परफॉर्म किया। इससे पहले फीमेल रोल्स भी पुरुष एक्टर्स करते थे। तो चलिए इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है ओथेलो द ट्रेजिक हीरो। ओथेलो एक अनयूजुअल ट्रेजिक हीरो है। वह एक सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर है जिसकी रेपुटेशन और अथॉरिटी उसके स्पीचेस और वैलिएंट एक्शन से बनी है, लेकिन प्ले के दौरान वह एक्टिव कैरेक्टर नहीं दिखता, वह ज़्यादा रिएक्शनरी है। प्लॉट को ड्राइव करने वाला कैरेक्टर इयागो है, न कि ओथेलो। ओथेलो की हमार्शिया है उसकी जेलेसी और एक्सेसिव ट्रस्ट। वह डेस्टिमोना को उसकी सहानुभूति और एडमायरेशन के कारण प्रेम करता है। अंत में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह सुसाइड करके अपनी आइडेंटिटी को फिर से डिफेंडर ऑफ द स्टेट के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। यह एक ट्रेजिक रियलाइजेशन को दिखाता है। हमारा सेकंड कैरेक्टर है इयागो द मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर। इयागो प्ले की शुरुआत में कहता है आई एम नॉट व्हाट आई एम, यानी मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। यह उसकी डुप्लिसिटी और डिसेप्शन को दिखाता है। उसकी मोटिवेशन पूरी तरह क्लियर नहीं है। प्रमोशन न मिलना या जेलेसी जैसे कारण इतने बड़े डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई नहीं करते। इयागो एक मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है। वह हर कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को वीकनेस में बदल देता है। रॉड्रिगो की डिज़ायर को एक्सप्लॉइट करता है। कैसियो की एम्बिशन को ट्रैप बनाता है। डेस्टिमोना की काइंडनेस को सस्पिशन में बदल देता है और ओथेलो के लव को जेलेसी में बदल देता है। वह प्ले का रियल ड्राइविंग फोर्स है। हमारी थर्ड कैरेक्टर है डेस्टिमोना, इनोसेंस एंड कॉन्ट्रडिक्शन। डेस्टिमोना शुरुआत में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है। वह सोशल कन्वेंशंस को इग्नोर करके ओथेलो से इलोप करती हैं, यानी ओथेलो के साथ भाग जाती हैं। वह कैसियो के लिए लॉयल्टी और काइंडनेस दिखाती हैं, लेकिन उसकी यह गुडनेस इयागो के प्लॉट में वेपन बन जाती है। डेथ बेड सीन में वह पैसिव हो जाती है और अपनी ही डेथ का ब्लेम लेने को तैयार रहती है। यह उसके कैरेक्टर में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है कैसियो द फ्लॉड जेंटलमैन। कैसियो न्यूली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट है। उसकी वीकनेस है उसका पुअर कंट्रोल ओवर अल्कोहल और फ्लर्ट करने वाला नेचर। वह वुमेन को मैडोना या वॉर के एक्सट्रीम कैटेगरीज में देखता है।
उसकी इनोसेंस और एम्बिशन उसे इयागो के प्लॉट का विक्टिम बना देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉड्रिगो द फुलिश लवर। रॉड्रिगो वेल्दी लेकिन फुलिश है। वह डेस्डिमोना के लव में ब्लाइंड है। इयागो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए यूज़ करता है और अंत में उसी को एलिमिनेट कर देता है। वह ट्रेजिक पॉन यानी दुखांत मोहरा बन जाता है। इस प्ले के कुछ माइनर कैरेक्टर्स, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स प्ले के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और ट्रेजिक एटमॉस्फेयर को मजबूत बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है बियानका। बियानका एक वेनेटियन कोर्टेसन है, यानी वैश्या और नर्तकी भी है, जिसका कैसियो के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। वह इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन कैसियो उसे सीरियसली नहीं लेता। बियानका का कैरेक्टर दिखाता है कि सोसाइटी वुमेन को कैसे कैटेगराइज करती है, रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट के बेसिस पर। वह जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग के प्लॉट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्राबेंटियो। ब्राबेंटियो डेस्डिमोना का फादर है। वह पैटर्नलिस्टिक यानी पितृसत्तात्मक सोच वाला और क्रोधित स्वभाव का है। जब डेस्डिमोना ओथेलो से इलोप करती है तो ब्राबेंटियो इसे बिट्रेल मानता है। इसका रिएक्शन रेसिज्म और सोशल प्रेजुडिस को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्लाउन। क्लाउन ओथेलो का सर्वेंट है और प्ले में कॉमिक रिलीफ प्रदान करता है। जब स्टोरी बहुत डार्क और वायलेंट हो जाती है तब क्लाउन हल्का ह्यूमरस टोन लाकर ड्रामेटिक बैलेंस बनाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक पॉलिटिकल अथॉरिटी का सिंबल है। वह ओथेलो को साइप्रस के मिलिट्री मिशन के लिए बुलाता है और ब्राबेंटियो के खिलाफ ओथेलो का सपोर्ट करता है। यह कैरेक्टर जस्टिस और स्टेट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है एमलिया। एमलिया इयागो की वाइफ है, लेकिन वह सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है। उसके व्यूज़, जेंडर रोल्स और डबल स्टैंडर्ड्स पर प्रोग्रेसिव है। फाइनल एक्ट में वही ट्रुथ रिवील करती है और इयागो के डिसेप्शन को एक्सपोज करती है। वह मॉरल करेज का एग्जाम्पल बनती है। नेक्स्ट है जेंटलमैन ऑफ साइप्रस। ये कैरेक्टर स्टॉर्म और टर्किश फ्लीट के डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ डिस्कस करते हैं। यह सीन ड्रामेटिक टेंशन बिल्ड करता है और ट्रेजेडी की बैकग्राउंड तैयार करता है। नेक्स्ट है ग्रेजियानो। ग्रेजियानो ब्राबेंटियो से रिलेटेड वेनेटियन जेंटलमैन है। वह लोडोविको के साथ साइप्रस आता है और फाइनल सीन में ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस का विटनेस बनता है। नेक्स्ट है लोडोविको। लोडोविको वेनिस से मैसेज लेकर साइप्रस आता है और वह ओथेलो के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक होता है, जिससे ऑडियंस को ओथेलो की मॉरल डिक्लाइन का एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मिलता है। नेक्स्ट है मोंटानो। मोंटानो ओथेलो के आने से पहले साइप्रस का गवर्नर है। वह कैसियो की ड्रंकन बिहेवियर का विटनेस बनता है, जिससे इयागो का प्लॉट आगे बढ़ता है। तो अभी हम इस प्ले की कंप्लीट प्लॉट स्ट्रक्चर को समझेंगे। यह प्ले 16वीं सेंचुरी वेनिस में सेट है, जब वेनिस और ऑटोमन एम्पायर के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में पर्सनल ट्रेजेडी अनफोल्ड होती है। तो एक्ट 1 एक्सपोजिशन है, यानी प्रारंभिक स्थिति। वेनिस से स्टार्ट होती है। प्ले की शुरुआत वेनिस से होती है। ओथेलो जो एक मूर है, नॉर्थ अफ्रीकन ओरिजिन है उसका, और सक्सेसफुल वेनेटियन जनरल है, सीक्रेटली डेस्टिमोना से इलोप कर चुका है, मतलब भागकर शादी कर चुका है। रॉड्रिगो जो डेस्टिमोना से प्रेम करता है, इस मैरिज से अपसेट है। वह इयागो के पास जाता है। इयागो ओथेलो का एंसाइन यानी सहायक अधिकारी है। इयागो ओथेलो से इसलिए नाराज है क्योंकि ओथेलो ने कैसियो को लेफ्टिनेंट प्रमोट कर दिया है। यहीं से इयागो का रिवेंज मोटिव शुरू होता है। इयागो और रॉड्रिगो ब्राबेंटियो यानी डेस्टिमोना के फादर के घर हंगामा करते हैं और बताते हैं कि डेस्टिमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है। यह सीन ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट करता है और रेसिज्म को सामने लाता है। ब्राबेंटियो ओथेलो पर आरोप लगाता है कि उसने डेस्टिमोना को जादू से फंसाया है। एक्ट 2 में सेटिंग वेनिस से शिफ्ट होकर साइप्रस हो जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात होती है, टर्किश फ्लीट स्टॉर्म में नष्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल वॉर खत्म हो जाता है और अब प्ले का फोकस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर आ जाता है। अब असली बैटल साइकोलॉजिकल है, बैटल फील्ड पर नहीं। सेलिब्रेशन के दौरान इयागो अपना पहला बड़ा स्टेप लेता है। वह कैसियो की वीकनेस, उसका पुअर टॉलरेंस फॉर अल्कोहल एक्सप्लॉइट करता है। यह इयागो की मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजी यानी कपटपूर्ण रणनीति का हिस्सा है। कैसियो ड्रंक होकर रॉड्रिगो से लड़ता है और मोंटानो घायल हो जाता है। जब ओथेलो यह देखता है वह तुरंत कैसियो को उसके पद से हटा देता है। यहाँ ओथेलो एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री लीडर की तरह दिखाई देता है, लेकिन यही घटना ट्रेजेडी का फाउंडेशन बनती है। क्यों? क्योंकि कैसियो अपनी पोजीशन वापस पाने के लिए डेस्टिमोना से हेल्प मांगेगा
और इयागो इसी सिचुएशन को यूज़ करके ओथेलो के मन में सस्पिशन पैदा करेगा, यानी संदेह पैदा करेगा। इससे एक्ट 2 को राइजिंग एक्शन की शुरुआत माना जाता है। यहीं से जेलसी का बीज बोया जाता है। एक्ट 3 को पूरे प्ले का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, खासकर एक्ट 3 सीन 3, जिसे टेम्पटेशन सीन कहा जाता है। यहाँ कैसियो इयागो की सलाह पर डेस्टिमोना से रिक्वेस्ट करता है कि वह ओथेलो से उसके रीइनस्टेटमेंट यानी पद की वापसी के लिए बात करे। डेस्टिमोना इनोसेंट इंटेंशन से कैसियो के लिए बार बार ओथेलो से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इयागो इसी सिचुएशन को ट्विस्ट करता है। वह सीधे आरोप नहीं लगाता बल्कि हिंट्स देता है। डिड माइकल कैसियो व्हेन यू वूड माय लेडी नो ऑफ योर लव? यह इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग ओथेलो के मन में सस्पिशन यानी संदेह पैदा करता है। यही ओथेलो की हमार्शिया यानी ट्रेजिक फ्लॉ यानी जेलसी एक्टिवेट होती है। ओथेलो ऑक्यूलर प्रूफ यानी प्रत्यक्ष प्रमाण मांगता है। इयागो हैंडकरचीफ को फेक एविडेंस के रूप में यूज़ करता है। हैंडकरचीफ यहाँ एक पावरफुल सिंबल बन जाता है लव, ट्रस्ट और मैरिटल फिडेलिटी का। जब ओथेलो कैसियो के पास वही हैंडकरचीफ इमेजिन करता है तो उसका ट्रस्ट कंप्लीटली टूट जाता है। इस एक्ट में ओथेलो का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। नोबल हीरो, सस्पिशियस हस्बैंड, जेलस मैन। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट ट्रेजेडी को इनएविटेबल बना देती है। एक्ट 4 में ओथेलो की मेंटल ब्रेकडाउन साफ दिखाई देती है। अब जेलसी सिर्फ डाउट नहीं रही, वह ऑब्सेशन बन चुकी है। ओथेलो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी मानने लगता है। यही थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी यहाँ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इयागो के वर्ड्स का असर इतना बढ़ जाता है कि ओथेलो को एपिलेप्सी जैसे फिट पड़ते हैं, यानी मृत्यु का दौरा पड़ता है। यह दिखाता है कि उसकी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पूरी तरह हिल चुकी है। इयागो कैसियो से बियांका के बारे में बात करता है, लेकिन ओथेलो दूर से देखता है और समझता है कि कैसियो डेस्टिमोना की बात कर रहा है। यह पूरा सीन एक प्लान ड्रामेटिक मैनिपुलेशन है। ओथेलो जो देख रहा है वह सच नहीं है, लेकिन उसे वही सच लगता है। ओथेलो डेस्टिमोना को सबके सामने अपमानित करता है और उसे फॉल्स कहता है। यह मोमेंट दिखाता है कि नोबल हीरो अब जेलस हस्बैंड में बदल चुका है। इयागो फिर से रॉड्रिगो को यूज़ करता है। वह उसे कन्विंस करता है कि अगर कैसियो को हटाना है तो उसे एक्शन लेना होगा। यह एक्ट दिखाता है कि ओथेलो अब रीज़न से नहीं इमोशन से सोच रहा है। जेलसी उसकी ट्रेजिक फ्लॉ बनकर पूरी तरह कंट्रोल ले चुकी है। अब ट्रेजिडी ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो चुकी है, यानी अब ट्रेजिडी को हटाया नहीं जा सकता। ऑडियंस समझ जाती है कि कैटास्ट्रॉफी पास है। एक्ट 5 इयागो रॉड्रिगो को कैसियो पर हमला करने के लिए उकसाता है। जब सिचुएशन बिगड़ती है तो इयागो खुद रॉड्रिगो को मार देता है ताकि उसका सीक्रेट एक्सपोज ना हो। यह दिखाता है कि इयागो पूरी तरह सेल्फिश और रूथलेस है। सबसे ट्रैजिक मोमेंट आता है जब ओथेलो जेलसी से अंधा होकर डेस्टिमोना को बेड पर स्मॉदर कर देता है, यानी पिलो से उसका मुंह दबाकर, फेस दबाकर उसकी हत्या कर देता है। वह सोचता है कि जस्टिस कर रहा है, लेकिन असल में वह एक इनोसेंट वुमन को मार रहा है। यह सीन ओथेलो के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। नोबल हीरो, जेलस डिस्ट्रॉयर। एमलिया ट्रूथ को रिवील करती है, सच बताती है कि हैंडकरचीफ इयागो ने चुराकर कैसियो के पास रखवाया था। यह मोमेंट ट्रुथ का एक्सप्लोजन है। अब प्ले में एनाग्नोरेसिस यानी रिकॉग्निशन। ओथेलो को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। इसे एनाग्नोरेसिस कहते हैं। ट्रेजिक हीरो का सेल्फ रिकॉग्निशन मोमेंट है। अब उसे समझ में आता है कि मैनिपुलेशन का शिकार हुआ था वह। अब लास्ट सीन होता है ओथेलो सुसाइड। गिल्ट और शेम से भरा ओथेलो खुद को वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल कहता है। वह सुसाइड करता है, खुद को पनिश करता है और अपनी लॉस्ट ऑनर वापस पाने की कोशिश करता है। यह एक्ट हमें दिखाता है कि जेलसी कैसे डिस्ट्रक्शन बन जाती है, मैनिपुलेशन कितनी डेंजरस हो सकती है और ट्रुथ हमेशा लेट आती है ट्रेजेडी में। ऑडियंस को कैथारसिस यानी पिटी एंड फियर का अनुभव होता है। हम ओथेलो पर दया भी करते हैं और उसकी गलती से डर भी महसूस करते हैं। तो ये स्टोरी, ये प्ले यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये स्टेटमेंट इयागो का है, एक्ट 1 सीन 1 से लिया गया है। यह लाइन इयागो के कैरेक्टर का पूरा फाउंडेशन है। वह साफ कह रहा है कि वह जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यह स्टेटमेंट प्ले की सेंट्रल थीम है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी को इंट्रोड्यूस करता है। ओथेलो इयागो पर भरोसा करता है, लेकिन ऑडियंस शुरू से जानती है कि वह डेंजरस है। सेकेंड है आई सॉ ओथेलोस विशेस इन हिज माइंड। ये डेस्टिमोना
कोट है एक्ट 1 सीन 3। डेस्टिमोना यहाँ बताती है कि उसने ओथेलो को उसके अपीयरेंस से नहीं बल्कि उसके माइंड और ब्रेवरी से प्यार किया। ओथेलो की स्टोरी सुनकर उसने इमेजिनेशन में उसका हीरोइज्म देखा। वह उसकी करेज और एक्सपीरियंसेस से प्रभावित हुई। यहाँ शेक्सपियर दिखाते हैं कि डेस्टिमोना का प्यार फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एडमायरेशन है। थर्ड है विद एज लिटिल अ वेब एज दिस विल आई एंड स्नेल। ये यागो का है कोट एक्ट 2 सीन 1। कैसियो जब डेस्टिमोना का हाथ पकड़कर ग्रीट करता है, यागो उसी मोमेंट को प्लॉट बनाने के लिए यूज़ करता है। वह छोटी सी इनोसेंट जेस्चर को अफेयर की तरह प्रेजेंट करेगा। वेब और फ्लाई इमेजरी से यागो खुद को स्पाइडर की तरह दिखाता है। कैसियो उसकी ट्रैप में फंसने वाला फ्लाई है। यहाँ से मैनिपुलेशन का असली गेम शुरू होता है। फोर्थ है सो विल आई टर्न हर वर्चू इनटू पिच। ये यागो का स्टेटमेंट है एक्ट 2 सीन 3। यागो की सबसे डेंजरस लाइन में से एक है। डेस्टिमोना की गुडनेस ही उसके खिलाफ वेपन बन जाएगी। वह कैसियो की मदद करेगी और ओथेलो इसे अफेयर समझेगा। वर्चू इनटू पिच मतलब अच्छाई को कालेपन में बदल देना। यह ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करता है। ऑडियंस जानती है डेस्टिमोना इनोसेंट है। फिफ्थ रेपुटेशन इज़ एन आइडियल। ये यागो का स्टेटमेंट है एक्ट 2 सीन 3। कैसियो अपनी रेपुटेशन खोने से दुखी है। यागो उसे समझाता है कि रेपुटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आयरनी यह है कि प्ले में रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओथेलो अपनी ऑनर और रेपुटेशन के कारण ही जेलस होता है। यागो सिर्फ कैसियो को मैनिपुलेट करने के लिए ये बात कहता है। यह दिखाता है कि यागो वर्ड्स का यूज़ वेपन की तरह करता है। सिक्स्थ है एक्सीलेंट रेच पर्डिशन कैच माई सोल। ये ओथेलो का स्टेटमेंट है। यह लाइन ओथेलो के इंटेंस लव को दिखाती है। एक्सीलेंट रिच वह डेस्टिमोना को एक साथ एडमायर भी कर रहा है और पोसेस भी। वह कहता है कि अगर वह उसे प्यार करना छोड़ दे तो वह क्योस वापस आ जाएगा। यहाँ क्योस सिंबॉलिक है, मतलब इमोशनल बैलेंस का टूट जाना। आयरनी देखिए, कुछ ही पलों बाद यागो जेलेसी का पॉइजन डालने वाला है। यह लाइन फॉरशैडो करती है कि ओथेलो सच में पर्डिशन यानी डैमनेशन की ओर जाएगा, और क्योंकि जेलेसी उसके माइंड में क्योस ला देगी। सेवेंथ, ओ बी अवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलेसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। यागो का स्टेटमेंट है। यह शेक्सपियर की सबसे फेमस मेटाफर्स में से एक है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर जेलेसी को मॉन्स्टर की तरफ पर्सोनीफाई किया गया है। वह कहता है कि जेलेसी उसी को खाती है जिसे वह पकड़ती है। आयरनी यह है कि यागो खुद जेलेसी पैदा कर रहा है और वह वार्निंग देने का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में ओथेलो के माइंड में सस्पिशन बो रहा है। यह जेलेसी सेंट्रल ट्रैजिक फोर्स बनकर उभरती है। 8 है शी डिड डिसीव हर फादर मैरिंग यू। ये यागो का स्टेटमेंट है एक्ट 3 सीन 3। यागो बहुत क्लेवर तरीके से लॉजिक यूज़ करता है। वह याद दिलाता है कि डेस्टिमोना ने अपने फादर को धोखा देकर ओथेलो से शादी की है। इससे ओथेलो के मन में डाउट आता है कि अगर वह अपने फादर को डिसीव कर सकती है तो मुझे भी। यह मैनिपुलेशन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। यागो एविडेंस नहीं देता, बस पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। 9th है हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ ककोल। ये एमलिया का है स्टेटमेंट। यहाँ एमलिया प्रैक्टिकल और वर्डली व्यू देती है। डेस्टिमोना अफेयर की कल्पना भी नहीं कर सकती। एमलिया कहती है कि अगर बड़ा फ़ायदा हो तो कुछ महिलाएं इनफिडेलिटी कर सकती हैं। यहाँ डायलॉग वुमेंस पोजीशन इन सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। एमलिया रियलिस्टिक है, डेस्टिमोना आइडियलिस्टिक है। 10th है लुक ऑन द ट्रैजिक लोडिंग ऑफ दिस बेड। ये लोडोविको का स्टेटमेंट है। फाइनल सीन में लोडोविको ट्रेजेडी का परिणाम देखता है। ट्रैजिक लोडिंग बेड पर डेड बॉडीज़ का ढेर। बेड सिंबल है जो लव और मैरिज का स्थान, वही डेथ का स्थान बन गया है। यह यागो के प्लान की कल्मिनेशन है। उसका नेट अब एक छोटे से स्पेस, एक बेड पर सिमट गया है। प्ले का ट्रैजिक इम्पैक्ट इसी इमेज से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।